आप सभी साथियों का मैं प्रबल आप सब लोगों के इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत। हम सब लोगों ने 2022 के पूरे सेट को हमने हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। फिर 2021 के भी हमने बहुत सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम सब लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में जो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको मिसलेनियस में रखेंगे, जिसको हम किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं रख सकते हैं, जो आपके सामान्य जागरूकता का विषय है, जिसको हम सब लोग डेली अपनी आंखों से देखते हैं, डेली अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी हम सब लोग ज्यादा विचार नहीं कर पाते हैं। उन सारे प्रश्नों को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप सब लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा हो, अगर आप सब लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, अगर आप सब लोगों को कुछ भी फायदा अगर इस सेशन से हो रहा होगा, तो आप इस सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बनिएगा और इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके अपना प्यार स्नेह जरूर दीजिएगा। तो आज हम सब लोग मिसलेनियस में जो पहला अपना प्रश्न है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि पहला अपना क्वेश्चन क्या बोला है। तो आप सब लोग भी अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं आप सब लोगों से। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछ रहा है। ये सब चीज मेरा कराया हुआ है, लेकिन तब भी आप लोग कभी कभी किए कराए पे भी पानी फेर देते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो होते रहता है। इंसान कभी बोलता है तो कभी याद रखता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। आप सब लोगों को बात करें तो भारत में अगर नागरिक पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, तो नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार आ जाता है, जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार आपका आ जाता है, वो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा आ जाता है, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? भारत रत्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं उसको? हम सब लोग भारत रत्न के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा पुरस्कार आ जाता है वो पद्म पुरस्कार की कैटेगरी आ जाती है। और जब हम पद्म पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी में किसका आ जाता है? विभूषण। उसके बाद कौन सा आ जाता है? भूषण। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है? श्री। इसका सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये चार आपकी कैटेगरी हो गए, तो आपके कौन से हो गए? भारत रत्न पुरस्कार, फिर पद्म विभूषण पुरस्कार, फिर पद्म भूषण पुरस्कार, फिर पद्मश्री पुरस्कार। ये सब के सब आपके सर्वोच्च भारत के नागरिक पुरस्कार के तौर पे आप देख सकते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत आपकी उपाधियां हैं। 18(1) के अंतर्गत आपकी उपाधियां हैं। सवाल बोले कि कौन से कथन आपके सही नहीं है। सवाल क्या बोले? कौन से कथन आपके सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? तो ये बोले कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद। आप सब लोगों को ये चीज पता है कि जो आर्टिकल हमारा 18 है वो कहता है कि चाहे किसी भी प्रकार का उपाधि होगा उसको यहाँ पे अंत किया गया है, यानी एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत की बात यहाँ पे करी गई है। तो इसको उपाधि के साथ, तो जो भी आपके ये जितने भी पुरस्कार मैंने बताए जो 1954 में आपको स्टार्ट किया गया है, इन पुरस्कारों को ये जो आपके प्रारंभ किए गए हैं ये पुरस्कार, ये उपाधि नहीं है। अगर हम बात करें कि क्या भारत रत्न और पद्म पुरस्कार ये टाइटल्स हैं, तो दीज आर नॉट टाइटल्स। इनको आप नाम के साथ प्रयोग नहीं कर सकते, इनको आप नाम के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज बोल रहा है कि ये उपाधि है, तो ये गलत बात है। ये इसके अंदर टाइटल्स नहीं है। आप समझ गए? पहले दूसरी बात सवाल बोले कि 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार निलंबित किया गया था, तो ये गलत है। मैंने आप सब लोगों को बताया था कि पद्म पुरस्कार को 1978 से लेकर के 1979 एक बार नहीं, कब कब इसको निलंबित किया गया है? तो एक बार 1978 से लेकर के 1979, ये एक साल पीरियड हो गया, एक बार इसको निलंबित किया गया था। फिर उसके बाद 1993 से लेकर के 1997, ये दो अवधि के लिए यानी 2 बार इसको निलंबित किया गया था। 2 बार इसको निलंबित किया गया था। इसका मतलब कि दूसरा वाला स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तीसरा बोला कि किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक हो सकती है। तो मैंने ये भी आपको बताया था
कि अधिकतम जो पुरस्कारों की संख्या वो 5 नहीं, बल्कि जो अधिकतम पुरस्कारों की संख्या वो 3 हो सकती है। इसका सीधे तौर पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी बिल्कुल गलत है। तो सीधे तौर पे इसका सही आंसर क्या होता, तो सही आंसर क्या होता कि इसमें चारों के चारों आपके गलत है। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, यानी पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये जो हमारे नागरिक पुरस्कार है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, गलत दिखाई देता है। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। तो बात समझ गए, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोले कि साल 2000 में एक पुरस्कार आपके प्रारंभ किया गया, एक पुरस्कार आपके प्रारंभ किया गया। उसको, उस पुरस्कार को क्या बोलते हैं, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार। उस प्राइज को क्या कहा जाता है, तो उस प्राइज को कहा जाता है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं भाई, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार उसको कहा जाता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संदर्भ में। ये बोले कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। तो पहला बोले कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स। तो आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारे गोल्फ से रिलेटेड बहुत ही फेमस आपके प्लेयर हैं, जिसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अमेरिका के जो टाइगर वुड्स है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये जब आपके लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत करी गई, तो उस पुरस्कार के प्रथम विजेता के तौर पे हम किसको देखते हैं, तो उस पुरस्कार के प्रथम विजेता के तौर पे हम यहाँ पे टाइगर वुड्स को देखते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि अब तक ये पुरस्कार अधिकतम फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को ही मिला है। तो ये सवाल बोले कि फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है, तो टाइगर वुड्स तो फार्मूला से संबंधित नहीं है भाई, फार्मूला 1 से संबंधित तो नहीं है। सबसे ज्यादा अभी तक इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो आपके प्लेयर हैं वो टेनिस से हैं। तो टेनिस से सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो ये कहना कि सबसे ज्यादा फार्मूला 1 के ड्राइवरों, फार्मूला 1 के ड्राइवर को कितनी बार ये पुरस्कार मिला है भाई, तो फार्मूला 1 के ड्राइवर को मात्र ये 4 बार आपके पुरस्कार मिला है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सर गोल्फ वाले को कितनी बार मिला ये पुरस्कार, तो गोल्फ वाले को 2 बार ये पुरस्कार मिला है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बार जिनको पुरस्कार मिला है वो कौन से भी टेनिस वाले हैं। यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सरासर आपके क्या है, गलत। अब तीसरे स्टेटमेंट को देखिए कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर यह सबसे ज्यादा बार आपके खिताब मिला है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई कि ये जो आपके रोजर फेडरर हैं, रोजर फेडरर को 2018 में 2018 में इनको 6th टाइम ये पुरस्कार मिला था, जिसके साथ उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। तो तीसरा स्टेटमेंट आपके सही है, तो दूसरा गलत है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से इस पुरस्कार के संदर्भ में जब सवाल पूछेगा तो आप सही बता दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपके दिए गए, इन सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको विचार करना है और आपको बताने की कोशिश करनी है कि इसका कौन सा आपका कथन आपके सही है, और खूब अच्छे से आप सब इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ये पहला बोल रहा है कि राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स made by each country in this regard। ये पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक अधिकार है, जिस अधिकार को क्या बोला जाता है, जिस अधिकार को बोला जाता है शहर का अधिकार, एक सम्मत मानव अधिकार है, तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट, जो यूएन आपके हैबिटेट है, वो यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को, प्रत्येक देश के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को क्या करता है भाई, मॉनिटर करता है। ये पहली बात। अब एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। ये जो यूएन हैबिटेट प्रोग्राम की जब आप बात करते हैं, जिसके हिंदी में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव पुनर्वास कार्यक्रम। अगर हम इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अगर इस यूएन हैबिटेट के बारे में बात करें
तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 1978 में पहली बार। दूसरी बात, अगर हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे दिखाई देता है? नैरोबी में दिखाई देता है। और नैरोबी के बारे में अगर हम बात करें कि नैरोबी आपकी कहाँ पे स्थित है, तो आंसर क्या हो जाता है सर? केन्या में स्थित। नैरोबी कहाँ पे स्थित है भाई? केन्या में स्थित है। अब सबसे बड़ी बात कि अगर हम यूएन हैबिटेट के प्रमुख अगर लक्ष्य के बारे में बात करें, अगर हम इसके टारगेट के बारे में बात करें तो इसका टारगेट क्या है? तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आश्रय। तो जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए पर्याप्त आश्रय और नगरीकृत विश्व में मानव बस्तियों का विकास करना। तो भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास घर ना हो, उन सब लोगों के लिए घर की व्यवस्था। और दूसरी बात कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मानव बस्ती, तो जो शहर में लोग आके रहते हैं उनके लिए बस्ती की व्यवस्था। तो आप सब लोग कभी कभी सुनते हैं तो अलग अलग शहरों में जो सरकार आपकी होती है, वो सरकार अपने शहर के जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए झुग्गियों की जगह पे मकान देने की भी बात करते हैं भाई, उनको हटा नहीं सकते हैं भाई। तो ये सवाल बोला है, तो यूएन हैबिटेट के द्वारा शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार के रूप में क्या है भाई? मान्य। तो ये जो शहर का अधिकार जो है, शहर का जो अधिकार है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उस शहर का अधिकार एक जो आपका मानव अधिकार के रूप में, ह्यूमन राइट के रूप में आपके मान्य। सवाल बोले कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है, तो इस संबंध में यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। ये चीज आप देखिए। दूसरी बात कि जो यूएन हैबिटेट है वो टोटल आपके कितने देशों के साथ, टोटल कितने लक्ष्यों के साथ, तो इसके लक्ष्य कितने हैं? तो अगर हम इसके टारगेट के बारे में बात करें तो इसके टोटल टारगेट्स कितने हैं? तो टोटल टारगेट्स आपके 7। और बताया जाता है कि कितने देशों में भाई? तो 70 से ज्यादा देशों में, 70 से ज्यादा देशों में। तो 7 जो इसके द्वारा लक्ष्य आपके फिक्स किए गए हैं, उन 7 लक्ष्यों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उनके साथ 70 से ज्यादा देशों में ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव रोल आपके पार्टी प्ले कर रहा है, बहुत ही सक्रिय रोल आपके निभा रहा है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। इसके बारे में सुना होगा भाई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। एसडीजी के बारे में आपने सुना होगा कि टोटल कितने हैं भाई? तो टोटल अगर हम एसडीजी के बारे में बात करें तो टोटल आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कितने भाई? 17 है। अब बताया जाता है कि सतत विकास लक्ष्यों के अधीन इन देशों में मॉनिटर व्यवस्था के तहत, इन देशों में मॉनिटर व्यवस्था के तहत प्रतिबद्धताओं की, जो मॉनिटर व्यवस्था के तहत जो प्रतिबद्धताएं हैं उनकी जांच करता है तथा आवश्यक जो ज्ञान है, जो तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करता है। साथ ही जो यूएन हैबिटेट है वो कार्य योजना शहर की जो आपकी अनधिकृत मानव बस्ती का है उसको लोक सेवा और सुविधाओं को आबाद पहुंचाने की वकालत आपके करता है। तो सवाल ये देख लीजिए क्या बोला, अभी पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यूएन हैबिटेट जो है वो क्या करता है? प्रत्येक देश द्वारा दी गई के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। तो ये सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा बोले कि शहर का अधिकार, शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने और सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तो ये गलत आपकी बात बोल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कि शहर का अधिकार का ऐसे है कि राज्य शहर के अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। इसका मतलब कि नहीं कर सकता मतलब इसकी वकालत करता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमको इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 1 और 3 आपको दिया है, तो इसीलिए मजबूरी में हमें सही आंसर क्या मारना पड़ेगा? तो अलग से आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, अलग से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 और 3 आपके क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए आप सब लोगों को? कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से भाई। चलो अब हम सब लोग आगे की बात करते हैं। यहाँ में पूरी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? अब यहां से हम सब लोग नेक्स्ट आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। यहाँ पे एक शब्द है, उस शब्द को क्या बोलते हैं हम सब लोग? ACE2 कहते हैं। तो जो ये ACE2 आपके पद है इसका उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? आखिर में इस ACE2 का मतलब क्या है अगर आपसे सवाल पूछा जाए
तो इस ACE2 का मतलब क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सब लोग बता दीजिए ACE2। तो ये देखो ACE2 के बारे में बात करें तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो आपकी ह्यूमन सेल्स होते हैं, जो मानव की कोशिकाएं होती हैं, तो मानव कोशिकाओं की सतह पर ACE2 नामक एक एंजाइम होता है। और ये ACE2 जो आपके होता है, ये मानव कोशिकाओं की सतह पर, मानव कोशिकाओं की सतह, मानव कोशिकाओं की सतह पर ये किस तरीके का होता है? तो मानव सतह के कोशिकाओं पर ये एक एंजाइम होता है जो किस रूप में काम करता है भाई? तो ये एक रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। ये किसके तौर पे काम करता है भाई? तो एक रिसेप्टर के रूप में काम करता है जो SARS-CoV-2 है उसको अपना हमला शुरू करने में सक्षम बनाता है। तो इस तरीके से सवाल ये पूछ रहा है कि जो ACE2 जो वर्ड है उसका उल्लेख किस संदर्भ में? तो आनुवांशिक रूप में रूपांतरित पादपों में, तो प्लांट से इसका कोई रिलेशन नहीं। दूसरा, भारत की निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास से सैटेलाइट लॉन्च से कोई भी मतलब इसका नहीं। वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो सीधे तौर पे ये किससे मतलब है? तो भाई स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज, यानी विषाणु जनित रोगों के प्रसार से संबंधित आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर आप देखिए आपसे सवाल क्या पूछ रहा है भाई? सवाल ये देखिए क्या पूछ रहे हैं, बोले कि बिस्फिनॉल, बिस्फिनॉल ब्रैकेट में EBPA जो आपकी चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य आपके घटक के तौर पे दिखाई देता है? बिस्फेनॉल A, BPA, a cause of concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastics? बिस्फेनॉल जो कि चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक के तौर पे काम करता है? लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन, टेरेफेथलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो किस रूप में आपके कार्यरत है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधे तौर पे आप उसको बता देना कि पॉलीबाइकार्बोनेट। जब हम बिस्फिनॉल ए के बारे में बात करें तो ये जो बिस्फिनॉल ए है आपका, वो किस तरीके का? तो ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल, ये किस तरीके का भाई? तो ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, ये एक औद्योगिक रसायन के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपका BPA है, जो बिस्फिनॉल है, अगर उसके बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही ज्यादा आपके मतलब कठोर स्पष्ट प्लास्टिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? तो पॉलीकार्बोनेट, तो प्लास्टिक उत्पादन में संरचनात्मक, तो किस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में? तो जो पॉलीकार्बोनेट टाइप का जो प्लास्टिक होता है उसके प्रोडक्शन में ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस तरीके की चीजों का उपयोग कई उपभोक्ता उत्पादों में किया जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो BPA है वो कहां पे पाया जाता है? तो एपॉक्सी रेजिन में पाया जाता है। ये कहां पे पाया जाता है? तो ये आपके एपॉक्सी रेजिन में आपको पाया जाता है। ये कहां पे पाया जाता है भाई? तो ये आपको एपॉक्सी रेजिन में ये आपको प्रेजेंट दिखाई देता है। एपॉक्सी रेजिन में ये प्रेजेंट, एपॉक्सी रेजिन में ये उपस्थित आपको दिखाई देता है। तो ये किस तरीके के प्लास्टिक उत्पादन में? तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक उत्पादन में इसको महत्वपूर्ण तौर पे आप देख सकते हैं। अब इस सवाल देखिए, सवाल क्या पूछ रहे हैं? बोले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बोले द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन इन माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। वैश्विक सागर आयोग जो है आपके, ग्लोबल ओशन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या बता रहा है कि इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। तीसरा, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स
दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तर अध स्थल पर उपलब्ध है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सवाल इसमें पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो आपके गलत है। ग्लोबल ओशन कमीशन 2013 और ग्लोबल ओशन जो ओशन कमीशन 2016 है उसके बीच में जागरूकता बढ़ाने और समुद्र के क्षरण को नियंत्रित करने की कार्रवाई को बढ़ावा देने और इससे पूर्ण स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए ये एक आपके इंटरनेशनल इनिशिएटिव था। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये लाइसेंस प्रदान करता है, ये सही बात नहीं है, बल्कि ये दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट सही है। तो इसके करेक्ट आंसर के तौर पे हम क्या देखते हैं, बी देखते हैं। चलिए अब सवाल ये बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 21st February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में आपको घोषित किया गया। सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे, तो बोले कि यूनिसेफ के द्वारा क्या क्या ऐसा घोषित किया गया भाई। तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो आपको ये सवाल बोले कि 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। ये पहले थे। तो जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का जो विचार था वो किसकी इनिशिएटिव थी, बांग्लादेश की थी। 1999 की जो यूनेस्को की जो आपकी आम सम्मेलन है उसको इसमें अनुमोदित किया गया। तो ये जो यूनिसेफ है वो गलत है। इसको ये किसकी इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव आपकी बांग्लादेश की है। ये इनिशिएटिव किसकी है भाई, तो ये इनिशिएटिव आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये इनिशिएटिव आपकी बांग्लादेश की है। लेकिन 1999 में आम सम्मेलन में किसके भाई, यूनेस्को के आम सम्मेलन में ये तय किया गया कि हम अब प्रत्येक 21 फरवरी को क्या मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपके गलत है। अब जब दूसरे स्टेटमेंट को देखिएगा तो और चीजें क्लियर होगी कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए और इसी बांग्ला भाषा को लेकर के पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके चलते आपके पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश आपके बन गया। आप सब लोगों को पता है 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक अलग आपके डोमिनियन बन गया। 1948 में पाकिस्तान की उस समय की सरकार ने उर्दू को सीधे तौर पे बांग्ला की जगह पे उर्दू को एकमात्र आपकी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। अलग बात है कि उस समय आपके पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों की संख्या अधिक थी, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आप बांग्ला भाषी लोगों को आपने इग्नोर किया और उर्दू को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर। तो उर्दू के अलावा बांग्ला को कम से कम राष्ट्रीय भाषाओं में से एक आपके होना चाहिए था। ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि कम से कम राष्ट्रभाषाओं में से आप बहुत सारी राष्ट्रभाषा घोषित कर दीजिए, उसमें से आप एक देखिए कि उर्दू को भी रखिए राष्ट्रभाषा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उर्दू के बाद आप बांग्ला को भी रखिए। यही लोगों की उस समय डिमांड थी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और इसी डिमांड को लेकर के आगे मुजीबुर रहमान के द्वारा आगे बढ़ा गया। इंदिरा गांधी ने सहयोग किया और 1972 में पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा करके एक नए देश को वैश्विक पटल पे जन्म दिया गया, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा एक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में सवाल आपसे पूछा गया कि वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। With reference to water credit, consider the following statements. It puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector. यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधन यानी माइक्रो फाइनेंस टूल्स के तौर पे ये क्या करता है भाई, काम करता है, लागू करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। वाटर क्रेडिट के बारे में बात करें तो वाटर क्रेडिट किस तरीके से, तो वाटर क्रेडिट इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधन माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपके क्या था, बिल्कुल सही था। दूसरा बोले कि इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। तो ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितने, तो केवल यही लोग नहीं थे, ये वाटर जो है
water.org की आपकी पहल, water.org की पहल है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपके सरासर गलत। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से अगर हम इसके सही स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसके सही आंसर के तौर पे हम क्या देख सकते हैं? सी देख सकते हैं। तो ये हमारे 2021 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको किस सब्जेक्ट में आपके रखा जाए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने आप सब लोगों को इसको विविध के नाम से, इसको मिसलेनियस के नाम से, मैंने आप सब लोगों को ये पूरा सेशन करा दिया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके बताना, सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।